दर्शकों, हार्दिक स्वागत। और आज आपका टॉपिक है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मैं आपसे बाबर के बारे में कुछ डिस्कशन करने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं बाबर के बारे में। आपको ध्यान रखना चाहिए, बाबर का भारत में जो टाइम पीरियड है ये तो आपको पता ही है, 1526 से 1530। इट मीन्स कि बाबर ने जब भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल साम्राज्य की नींव डाली है, तो उसके बाद बाबर केवल 4 वर्षों तक ही भारत में शासन कर पाया। केवल अगर प्रॉपर मुगल शासकों के बारे में मैं आपसे बात करूं तो बाबर से लेकर और औरंगजेब तक सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम शासनकाल, 4 वर्षों का शासनकाल बाबर का है। यद्यपि कि बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक जरूर माना जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अकबर था। अगर आपसे यह पूछता है कि वास्तविक संस्थापक कौन था भारत में मुगल साम्राज्य का, वास्तविक संस्थापक कौन था भारत में मुगल साम्राज्य का, तो जवाब एक है, अकबर। अब आपके जहन में यह प्रश्न आना चाहिए कि अकबर को क्यों भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो उसका सीधा सा रीजन यह है, भारत में 1540 में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और शेर शाह सूरी ने बाबर के पुत्र हुमायूं को 1540 में परास्त करके भारत से बाहर खदेड़ दिया। और भारत में 1540 से 1555 तक यानी 15 वर्षों का जो टाइम पीरियड है, यहां पर द्वितीय अफगान साम्राज्य की परंपरा चलती रही। और फिर इसके बाद आप देखते हैं हेमू विक्रमादित्य ने सत्ता पे कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद आप देखते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 और अकबर ने हेमू विक्रमादित्य को परास्त करके भारत में मुगल साम्राज्य को रीस्टैब्लिश किया, वेल स्टैब्लिश किया। दैट इज वाई अकबर को भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह बात क्लियर हो गई। अब आइए हम लोग बाबर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483। अगर आपसे कहता है कि बाबर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो 14 फरवरी 1483 आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। बाबर यद्यपि कि 1526 में भारत में आ रहा है और मुगल साम्राज्य की नींव डाल रहा है, लेकिन आज पहले आपको यह जानना चाहिए कि बाबर का जन्म कब हुआ था। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था, फरगना में। फरगना एक छोटी सी रियासत थी जिसकी राजधानी थी अंदिजान, जिसकी राजधानी थी अंदिजान। और उसके पिता उमर शेख मिर्जा इसी छोटी सी रियासत के मालिक थे, उमर शेख मिर्जा। और वहीं फरगना में बाबर का जन्म हुआ। आपको जान लेना चाहिए कि बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा की ओर से तुर्क तैमूर का 5वां वंशज था। बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा की ओर से तुर्क तैमूर का 5वां वंशज था, जबकि बाबर अपनी माता कुतुब निगार खानम की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। मां की तरफ से मंगोल चंगेज खान का 14वां वंशज और पिता उमर शेख मिर्जा की ओर से तैमूर का 5वां वंशज। यही कारण है कि बाबर को चगताई तुर्क कहा गया है। यह शब्द आप याद रखिएगा, चगताई तुर्क या चगताई तुर्क। बाबर को चगताई तुर्क कहा गया है क्योंकि बाबर के शरीर में अपने समय के 2 महान सेनानायकों चंगेज खान और तैमूर दोनों का रक्त विद्यमान था। आइए अब बात करते हैं बाबर की कुछ उपाधियों के बारे में। आपसे एक प्रश्न ये पूछा गया कि ये बताइए बाबर की पैतृक उपाधि क्या थी। तो आई थिंक आपको पता होगा, बाबर की पैतृक उपाधि थी मिर्जा।
बाबर की पैतृक उपाधि थी मिर्जा। यद्यपि कि बाद में बाबर ने 1507 में 1507 में बाबर ने मिर्जा की उपाधि को छोड़कर बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह, ये बाद में बादशाह हो गया, ये अलग बात है, लेकिन जो मूल वर्ड है वो बादशाह है। और फिर अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो बाबर ने पानीपत के युद्ध में 1526 में विजय के उपरांत बादशाह का विरुद्ध या बादशाह का विरुद्ध धारण किया भारत में 1526 में और पहली बार 1507 में। बाबर की कुछ अन्य उपाधियों के बारे में आपसे बात करूं तो बाबर को कलम एवं तलवार का सिपाही कहा जाता है। कलम का सिपाही इसलिए क्योंकि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी को लिखा, और तलवार का सिपाही इसलिए क्योंकि वो बहुत बहादुर था और उसका पूरा जीवन 11 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के बाद से वो जो फरगना की रियासत का शासक बना और फिर फरगना से लेकर समरकंद तक और समरकंद से लेकर भारत तक निरंतर युद्धों में व्यस्त रहा। पूरा जीवन एक सिपाही की तरह लड़ता रहा। यही कारण है कि बाबर को तलवार का सिपाही भी कहा गया है। आपसे एक प्रश्न बाबर के लिए और पूछा गया है कि किस मुगल बादशाह को कलंदर कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को कलंदर कहा जाता है? तो सही जवाब है बाबर। बाबर को उसकी दान प्रियता के कारण कलंदर भी कहा गया है। अगले क्रम में मैं चर्चा करना चाहूंगा बाबर की अगली उपाधि गाजी। गाजी खानवा के युद्ध में 1527 में विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। आपको यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में वो मुस्लिम शासक, वो मुस्लिम आक्रांता जिसने पहली बार गाजी की उपाधि धारण की, इट वॉज महमूद गजनवी। इट वॉज महमूद गजनवी एंड फाइनली दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में पहली बार गाजी की उपाधि लेने वाला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक खुद को गाजी मलिक कहता है, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय रेफरेंस में 3 लोगों के नाम, महमूद गजनवी ने पहली बार गाजी की उपाधि ली, इसके बाद दिल्ली सल्तनत में गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी की उपाधि ली और फाइनली बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद खुद को गाजी घोषित किया। इसके अलावा बाबर को 2 अन्य उपाधियों से भी जाना जाता है। आजीविका ढूंढने वाला राजकुमार, आजीविका ढूंढने वाला राजकुमार, और अगली उपाधि है उसकी जीवनी लेखकों का राजकुमार। मैं आपको बताना चाहता हूं पूरे मध्यकालीन इतिहास में केवल 3 आत्मकथाएं लिखी गईं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में पहली आत्मकथा फिरोज शाह तुगलक ने लिखी। मुगल काल के संदर्भ में पहली आत्मकथा बाबर ने लिखी, तुजुक-ए बाबरी, चगताई तुर्की भाषा में। और आगे चलकर जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी। बाबर को जीवनी लेखकों का राजकुमार इसलिए भी कहा गया है क्योंकि विद्वान एल्फिंस्टन बाबर की आत्मकथा को एशिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, बाबर की आत्मकथा अपने समय की आत्मकथाओं में बेहतरीन आत्मकथा है और यही कारण है बाबर को जीवनी लेखकों का राजकुमार भी कहा जाता है। आइए हम बाबर के बारे में आगे कुछ डिस्कस करें। उसके पहले हम कुछ मुगल शासकों के मूल नामों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सामने व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, बाबर का मूल नाम, बाबर का मूल नाम था जहीरुद्दीन। बाबर का मूल नाम क्या था? जहीरुद्दीन। आपको ध्यान रखना चाहिए, इसी रेफरेंस में हुमायूं को नासिरुद्दीन कहा गया है। हुमायूं को क्या कहा गया है? नासिरुद्दीन। और इसी के साथ साथ अकबर, अकबर विशेष इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अकबर के बचपन का नाम बद्रुद्दीन था। अकबर के बचपन का नाम क्या था?
बदरुद्दीन और बाद में इसे बदल के जलालुद्दीन कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अकबर के लिए जलालुद्दीन और फिर प्राइमरी नाम उसका बदरुद्दीन। और इसी तरह जहांगीर के बचपन का नाम बड़ा कॉमन है, सलीम। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ था, इसलिए अकबर ने जहांगीर का नाम सलीम रखा। शेखू बाबा प्यार से पुकारा जाने वाला नाम था। और फाइनली जहांगीर का नाम पड़ा नूरुद्दीन, और ये अपने राज्याभिषेक के समय भी इसी उपाधि का प्रयोग करता है, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। एज वेल शाहजहां का मूल नाम शहाबुद्दीन और औरंगजेब का मूल नाम मुहीउद्दीन और आलमगीर, या फिर आप कह सकते हैं आलमगीर प्रथम। इसके बाद मैं आपसे कुछ उन नामों की चर्चा करूंगा जो मुगल शासकों की मृत्यु के बाद उन्हें पुकारा गया, ठीक वैसे ही जैसे कि ये मान लिया गया कि सारे मुगल शासक मृत्यु के बाद जन्नत में या स्वर्ग में निवास कर रहे थे। तो इसके लिए क्या क्या टर्म यूज हुए हैं मैं आपसे पहले वो डिस्कस करता हूं, फिर आपसे मैं बाबर की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। ऐसा माना गया मृत्यु के बाद सारे बादशाह स्वर्ग में जन्नत में निवास कर रहे हैं, और इस रेफरेंस में कुछ उपाधियां हैं, जैसे बाबर को फिरदौस मकानी कहा गया है। क्या कहा गया? फिरदौस मकानी। फिरदौस का मतलब ही है स्वर्ग या फिर जन्नत या फिर हेवन। फिरदौस मकानी, आपने वो सुना होगा, अलबरूनी कहता है गर फिरदौस बर रुए जमीयस्त हमीयस्त हमीयस्त हमीयस्त, कश्मीर के बारे में। फिरदौस शब्द का मतलब ही है स्वर्ग। ठीक इसी तरह हुमायूं के लिए एक टर्म यूज हुआ है जन्नत आशियानी। जन्नत का मतलब भी स्वर्ग होता है, जिसका आशियाना स्वर्ग में है, जन्नत में है। इसी तरह अकबर को कहा गया है अर्श आशियानी। अर्श का मतलब भी होता है स्वर्ग। जहांगीर के लिए कहा गया जन्नत मकानी। शाहजहां के लिए कहा गया आला हजरत फिरदौस आशियानी। और फाइनली औरंगजेब के लिए कहा गया खुल्द मकान। ऐसी व्यवस्था जिसमें सारे के सारे मुगल बादशाह जन्नत में निवास करते हों। एक बात मुझे और याद आ रही है, आइए मैं जल्दी से इन मुगल बादशाहों के मकबरे डिस्कस कर देता हूं, और फिर इसके बाद बाबर की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। आपको बेहतर पता है मकबरों से भी प्रश्न पूछे जाने की एक परंपरा रही है, और एक बार ये प्रश्न आया है कि ये बताइए किस मुगल बादशाह का मकबरा भारत से बाहर है। आपको ध्यान रखना चाहिए भारत से बाहर दो मुगल शासकों के मकबरे हैं, एक बाबर का और दूसरा जहांगीर का लाहौर में। बाबर का मकबरा काबुल में है और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। और अगर मैं बात करूं थोड़ा और आगे जाकर, तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा बर्मा या फिर आधुनिक म्यांमार में दागोन नामक जगह पर है। वो बहादुर शाह जफर ये कहता भी है कि कितना बदनसीब है ये जफर कि 2 गज जमी भी ना मिली दफन के लिए कुएं यार में। तो फाइनली आप ये कह सकते हैं प्रॉपर मुगल शासकों में 2 मुगल शासक बाबर और जहांगीर का मकबरा हिंदुस्तान के बाहर है, और परवर्ती मुगल शासकों में या अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय जफर का मकबरा भारत से बाहर बर्मा या आधुनिक म्यांमार
में वो जगह है दागोन, यहां पर है। आपसे मैच दी फॉलोइंग में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तरफ मुगल शासक दे दिए जाएं और एक तरफ मकबरे दे दिए जाएं। तो आप देख पा रहे हैं बाबर का काबुल में है, हुमायूं का बताने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में है। अकबर का आगरा के पास सिकंदरा में है। जहांगीर का लाहौर में है, रावी नदी के तट पर है। शाहजहां का आगरा में है। बेसिकली शाहजहां ने अपने लिए एक मकबरा प्लान तो किया था, लेकिन वो बनवा नहीं पाया, और यही कारण है कि उसको ताजमहल में बिना किसी पूर्व योजना के दफना दिया गया। और औरंगजेब का औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में एक जगह है खुलदाबाद। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित स्थल खुलदाबाद में है। यहां पर स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि एक जगह हमारे प्रयागराज इलाहाबाद में भी है खुलदाबाद, और यहां पर जहांगीर के पुत्र खुसरो का मकबरा है। प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित खुलदाबाद में जहांगीर के पुत्र खुसरो और जहांगीर की राजपूत पत्नी मानबाई, इन दोनों के मकबरे इलाहाबाद के खुलदाबाद में हैं। क्लास ज्यादा लंबी ना हो जाए तो मेरा आपसे अनुरोध है, मैं आपसे बाबर के युद्धों के बारे में, भारत के आने के पहले के युद्धों के बारे में और भारत के आने के बाद यानी कि 1519 बाजौर के युद्ध से लेकर और फाइनली घाघरा के युद्ध तक 1529 तक के सारे युद्ध में आपसे अपने अगले वीडियो में लेकर उपस्थित हो रहा हूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।